हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में मेंशन है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2008 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो नंबर ऑफ जजेस थे वो इन्होंने बढ़ाकर कर दिए थे 30 प्लस 1। 30 प्लस 1 का क्या मतलब हुआ? 30 अदर जजेस होंगे प्लस 1 होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो नंबर ऑफ जजेस 2008 में बढ़ाकर इन्होंने कर दिए थे 30। फिर उसके बाद 2019 में फिर से एक जजमेंट आई थी, फिर से एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, जिसमें जो नंबर ऑफ जजेस थे वो इन्होंने बढ़ाकर कर दिए थे 34, जिसमें था 33 प्लस 1, 33 अदर जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हम आगे देखेंगे नंबर ऑफ जजेस, तो उसमें हम 34 वाले भी करेंगे। तो 2008 में कितने किए थे इन्होंने? 31 किए थे। 30 अदर जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 को रिप्लेस करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 लेकर आए, जिसको आर्टिकल 145 के अंडर रखा गया था। और इसमें था क्या? इसमें था कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे इसके प्रोसीजर को फॉलो करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? उसको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करके जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 1 एंड 2। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की। अगस्त 9, 2019 को एक बिल आया था जिसपे हमारे प्रेसिडेंट साहब जी ने साइन भी किए थे। तो उसके बाद जो नंबर ऑफ जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो बढ़ाकर 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई थी। तो फिर ये वाला जो अमेंडमेंट बिल आया था, इसके आने से पहले जो नंबर ऑफ जजेस थे वो कितने थे? 31 थे। उसके बाद बढ़ाकर कर दिए 34। जब लॉ फोर्स में आया उसके बाद जो स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो कितनी हो गई? 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। किसकी कंसल्टेशन से अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजेस की कंसल्टेशन से अपॉइंट करता है जो उसको लगता है कि हाँ ये अप्रोप्रिएट है कंसल्ट करने के लिए। उनसे प्रेसिडेंट कंसल्ट करके इंडिया के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? फर्स्ट, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, वो किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो कम से कम 5 साल तक। थर्ड क्या है? वो किसी हाई कोर्ट का या दो से ज्यादा हाई कोर्ट्स का लगातार 10 साल तक एडवोकेट रह चुका हो, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये वाली क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। अगर ये वाली सारी क्वालिफिकेशंस फिट हो रही है तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उसमें कोई भी मिनिमम एज का चक्कर नहीं पड़ता। अब किसी बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज बन तो गया, अब उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? कौन कौन से कारण से जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है? एक तो है कि उसकी एज पूरी हो गई, 65 इयर्स का हो गया, तब भी वो अपनी पोस्ट उसको छोड़नी पड़ेगी 65 इयर्स के बाद। सेकंड है कि उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? रेजिग्नेशन देगा वो प्रेसिडेंट को। थर्ड आता है कि प्रेसिडेंट ने खुद उसको रिमूव कर दिया। अब प्रेसिडेंट रिमूव किस बेसिस पे करेगा? ओनली ग्राउंड फॉर सच रिमूवल आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर वो मिसबिहेवियर करता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मिसबिहेवियर कर रहा है या ये पर्सन इनकैपेबल है अपनी ड्यूटीज करने के लिए, तो प्रेसिडेंट भी उसको रिमूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 4। फिर आता है प्रोसीजर फॉर रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का क्या प्रोसीजर होता है? इसको हटाने के लिए पहले एक मोशन आता है
पार्लियामेंट में, जो कि जिस मोशन पे लोकसभा के 100 मेंबर साइन करते हैं और राज्यसभा के कम से कम 50 मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं। लोकसभा के कम से कम 100 मेंबर और राज्यसभा के 50 मेंबर्स के साइन जब हो जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो वो वाला फिर जाता है आगे स्पीकर चेयरमैन के पास। तो ये वाला जो मोशन होता है, ये मोशन को फिर आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है कमेटी के पास। फिर एक कमेटी बनती है, 3 मेंबर्स की वो कमेटी होती है, जिसमें 2 तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और एक होता है डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट। फिर वो जो कमेटी बनाई जाती है 3 पर्सन्स की, फिर वो इस पूरा का पूरा जो भी मैटर होता है उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कमेटी को लगता है कि जज गिल्टी है तो वो अपनी रिपोर्ट हाउस के पास वापस भेज देती है, जहां पे कि मैटर अभी पेंडिंग पड़ा है। तो फिर वो मोशन दोनों हाउसेस में पास होता है बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। हाउस की टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी से वहां पे वो मोशन पास होता है। टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी क्या होती है? वो होती है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं मेंबर, उनकी 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो बिल जो मोशन है वो मोशन पास हो जाता है तो वो आगे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। फिर प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन करता है और फिर वो प्रेसिडेंट ही जज के रिमूवल के जो ऑर्डर्स है वो आगे इशू कर देता है और जज को रिमूव कर दिया जाता है जब प्रेसिडेंट रिमूवल का ऑर्डर दे देता है। अब जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का भी जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है वो सेम ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी के सामने इंडिया की टेरिटरी के अंडर वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रह चुकी है, तो वो और कहीं पे भी काम नहीं कर सकता इंडिया की टेरिटरी के अंडर। ठीक है, बाहर जाकर कहीं पे भी काम कर सकता है बट इंडिया के अंदर वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जो यूरिस्डिक्शन होती है वो होती है 3 तरह की। एक होती है ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन, एक होती है एपिलेट यूरिस्डिक्शन और थर्ड होती है एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन। ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट देखता है कोई भी डिस्प्यूट अगर हो किसी भी 2 स्टेट्स में, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में डिस्प्यूट हो या सेंटर और किसी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, तो उसको सॉर्ट आउट करता है जो सुप्रीम कोर्ट, वो है सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ही काम कर सकता है और कोई भी कोर्ट इसको नहीं दे सकता। और ये ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन लिखी है आर्टिकल 131 के अंडर। अब जो आर्टिकल 32 के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था, तो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे हम रिट कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। तो ये वाली आर्टिकल 32 के अंडर जो रिट इशू होती है ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन ही है, जिसको कि हम रिट यूरिस्डिक्शन में पढ़ते हैं, रिट यूरिस्डिक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इंडिया की टेरिटरी के अंडर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जहां पे जाकर हम अपील कर सकते हैं, वो कौन सी है? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इस पे अगर ये जो कंटेम्प्ट का केस आता है सुप्रीम कोर्ट, उस केस में सुप्रीम कोर्ट खुद को भी पनिश कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसका सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जज वो कंटेम्प्ट का केस उस पर बन रहा है, वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के केस में उसको भी पनिश कर सकती है। ये लिखा है आर्टिकल 129 के अंडर। सुप्रीम कोर्ट में हम स्पेशल लीव भी डाल सकते हैं अगर हम किसी भी कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल को छोड़कर, तो हम स्पेशल लीव अपील कर सकते हैं। स्पेशल लीव के थ्रू अपील सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें हियरिंग की डेट मिलेगी और फिर आगे चलेगा ये वाला प्रोसीजर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम स्पेशल लीव के थ्रू भी अपनी अपील कर सकते हैं अगर हम किसी ट्रिब्यूनल या किसी कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तब मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स को छोड़कर। फिर बात करते हैं एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन की। एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन के अंडर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो लॉ के किसी भी मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से अपना ओपिनियन
ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट को भी वो ओपिनियन देना पड़ेगा लॉ के मैटर के ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो इंपॉर्टेंट मैटर है तो। एडवाइजरी रिस्ट्रिक्शन मेंशन है आर्टिकल 143 में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे हाई कोर्ट्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।